हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का मैं धर्मवीर गुप्ता, आपका जीके का टीचर, आपका जीएस का टीचर, आपका मेंटोर बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लास पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि स्नाइपर डिफेंस एकेडमी लगातार पिछले कुछ सालों से बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने काफ़ी सालों से लगातार बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा, बच्चों को मोटिवेट करा और उसका रिजल्ट भी रहा। पिछले साल ही सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर हमारे संस्थान, हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारी एकेडमी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और अगर आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने का सपना देख रहे हैं तो आप हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और एकेडमी से जुड़ने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप सबसे पहले जो है हमारी एकेडमी की एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को फिल आउट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मार्क्स एनालाइजिंग सिस्टम आपको मिलेगा, टीचिंग अकॉर्डिंग टू द RIMC पैटर्न एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट वी आर फोकसिंग सैनिक स्कूल और एनी डिफेंस एग्जामिनेशन. So we are also provided recorded lecture for the RIMC pattern, review of a core knowledge and the refresh your understanding of a key concept, recorded lecture also. If you are far from us, यदि आप हमसे दूर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अब हमने आपके पास आने का ठाना है। इसीलिए स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने इस एप्लीकेशन को बनाया है जिसमें बच्चों को हम उनके घर बैठे ही, उनके एट होम पर, एट डोर पर हम ऐसा क्वालिटीफुल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों को किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदना होगा। बस हमारी एकेडमी की एप्लीकेशन जुड़िए और अपने बच्चे का एग्ज़ाम का टिकट, उसकी 100% सफलता को आप श्योर कर लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज। और आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि मैं धर्मवीर गुप्ता यानी आपका प्यारा डीवी सर आपको पढ़ाने वाला हूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संसद के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और ये लेक्चर आपको मिल रहा है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लास पर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इंडिया का पार्लियामेंट आज जो है वो नया वाला कैसे बना, न्यू पार्लियामेंट कैसे बनी और ओल्ड पार्लियामेंट क्या बनी, क्या क्या उनकी विशेषता हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट के बेसिकली जो हमारी पार्लियामेंट होती है, आइए समझते हैं एक बार हम पार्लियामेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। बच्चों, जो हमारी पार्लियामेंट होती है यानी कि जो हमारी संसद होती है, संसद जो कि आर्टिकल 79 में दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 79 के अंदर जो पार्लियामेंट बताई गई है, इस पार्लियामेंट के बारे में अगर बात करें तो इस पार्लियामेंट के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। एक पार्ट होता है लोकसभा, एक पार्ट होता है राज्यसभा। पहली बात तो यही समझिए कि जो पार्लियामेंट होती है वो इन तीनों से मिलकर बनी है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं पार्लियामेंट। अब लगे हाथ इनके मैं आर्टिकल्स भी आपको बता देता हूं। जैसे प्रेसिडेंट जो है ये कौन से आर्टिकल में है बच्चों, तो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 के अंदर।
कौन से आर्टिकल में है? 52 के अंदर ये है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा है आर्टिकल 81 में। किसमें है? 81 में है। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अंदर। किसके अंदर है? आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा है। तो ये हो गई इसकी आर्टिकल की बात। पार्लियामेंट का आर्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। आर्टिकल 79 के अंदर क्या आ जाती है? पार्लियामेंट आ जाती है, यानी संसद आ जाती है। तो संसद बेसिकली प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में आपको पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला बेसिक सी बात करते हैं। पार्लियामेंट आल्सो नोन एज संसद और भारतीय संसद, इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संसद, जिसे हम भारतीय संसद भी कहते हैं, ये सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था है, सर्वोच्च अथॉरिटी है जो लॉ को मेक करती है, यानी विधि को बनाने वाली सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम क्या है? वो है संसद, यानी कि हमारी पार्लियामेंट। अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो पार्लियामेंट के बारे में कुछ बात देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है प्रेसिडेंट। उसके अलावा पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। पार्लियामेंट के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं। उनमें से एक को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं लोकसभा। लोकसभा का एक और नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स। एक होता है राज्यसभा, और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का समूह। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है जब मैंने कहा कि लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स, राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स या काउंसिल ऑफ स्टेट, तो क्या राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरीज नहीं होती? बताइए, क्या राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? क्या लोकसभा के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी स्टेट्स भी होते हैं? भाई इंडिया में दो ही तो चीज़ें हैं बच्चों। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दो ही तो चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या है? एक है स्टेट्स, यानी राज्य है, और दूसरी क्या है? यूनियन टेरिटरी। एक स्टेट्स है और एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें जो राज्यसभा है, क्या उसमें खाली स्टेट्स ही होते हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं होते? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या स्टेट्स के अंदर स्टेट्स ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ यूनियन टेरिटरी भी होती हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए, रिप्लाई करिए इसका बच्चों। नेक्स्ट बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द पावर टू समन एंड प्रोग ईदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू डिसॉल्व द लोकसभा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि पार्लियामेंट को सम्मन करने की, बुलाने की और स्थगित करने की। प्रोगोग यानी कि स्थगित, हिंदी में भी यहाँ लिखा है बच्चों, स्थगित करने की शक्ति है। ईदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिसॉल्व द लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीनियर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। सीनियर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हु कैन डिसॉल्व पार्लियामेंट? कौन संसद को डिसॉल्व कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व पार्लियामेंट? तो ध्यान दीजिए, संसद को डिसॉल्व जो कर सकता है, संसद का जो विघटन कर सकता है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। हु कैन डिसॉल्व पार्लियामेंट? कौन संसद का विघटन कर सकता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। कौन पार्लियामेंट को बुला सकता है, उसको एड्रेस कर सकता है? तो क्या जवाब है? उसका आंसर है प्रेसिडेंट।
क्लियर है दोनों बातें। चलो नेक्स्ट बात करें, अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, जब उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस पास कर दें। कैसे होता है ये, क्या प्रोसेस है, तो देखो सपोज दैट अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के मैंने आपको बताए दो हाउस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा हाउस कौन सा है, राज्यसभा। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और एक पार्ट क्या होता है बच्चों, एक पार्ट पार्लियामेंट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट भी तो है, वो क्या है पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रेसिडेंट। अब सेंटेंस क्या लिखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है। यानी अब बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो बोथ हाउस कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देते हैं तो वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर साइन कर देते हैं, अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है, वो बिल बन जाता है बच्चों एक्ट। क्लियर हुई आपको बात। यानी मोटी मोटी सी बात यह है कि किसी भी बिल के पास होने के बाद ही वो एक्ट बनता है, और पास होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट और उनकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। दो हाउस कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। जब दोनों उसे पास कर देंगे तो वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, और वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, वो कानून यानी कि वो लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इंडियन पार्लियामेंट हाउस वाज डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 क्लास वाले बच्चों के लिए भी और 9th के लिए भी। और भाई जो अगर हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी भी एग्ज़ाम देते हैं, अग्निवीर देते हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम देते हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस वगैरह सब के लिए। क्या कहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट हाउस वाज डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन एंड सर हर्बर्ट बेकर इन 1911 to 1913। भारतीय संसद को 1912-13 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया। तो पार्लियामेंट का डिज़ाइनर कौन है बच्चों, पार्लियामेंट का डिज़ाइनर है हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। क्लियर है बात। पार्लियामेंट का डिज़ाइनर, पार्लियामेंट को डिज़ाइन किसने किया, हर्बर्ट बेकर, और उसके साथ साथ सर एडवर्ड लुटियन ने डिज़ाइन करा। और पार्लियामेंट हाउस बना कब था, 1911-1912, यानी लगभग अगर मैं बात करूं आज से, तो आज से लगभग 110 ईयर, 110 ईयर पुराना है ये, लगभग 110 साल पुराना है हमारा पार्लियामेंट हाउस, 110 साल पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट, इट वॉज ओपनड इन 1927। भाई बनना तो शुरू हो गया 1912 में, लेकिन खुला कब है, ओपनड कब हुआ है, तो ओपनड हुआ है 1927 में। टू हाउस द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। 1927 में इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए खोला गया। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जैसे आजकल हमारे राष्ट्रपति, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब जैसे आज की लोकसभा, राज्यसभा।
तो जैसे राज्यसभा वैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जैसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वैसे क्या थे, प्रेसिडेंट होते थे। बात करते हैं राज्यसभा की बच्चों। राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे लोकसभा की। किसके बारे में बात करेंगे फिर हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। पहले राज्यसभा की बात कर ली जाए तो राज्यसभा, द मैक्सिमम अलाउड कैपेसिटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 250। ये पूछा जाता है हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर कैन बी इन राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो जवाब क्या होगा, 250 मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं। अब वो कैसे, तो देखिए 238 तो क्या होंगे, इलेक्टेड बाय द स्टेट्स। स्टेट का मतलब ये इलेक्ट कौन करेगा, इसे इलेक्ट करेगा एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 12 मेंबर, जो 12 मेंबर हैं इनको नॉमिनेट करेंगे, कौन नॉमिनेट करेंगे, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस। यानी टोटल जो मैक्सिमम प्रेसिडेंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अब 250 मेंबर में भी जो 238 मेंबर होंगे दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्हें कौन अपॉइंट करेंगे या कौन उन्हें चुनेंगे, तो चुनेंगे उनको इलेक्ट करेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य। और 12 मेंबर होंगे नॉमिनेट, यानी ये इलेक्टेड नहीं होंगे, इनको चुना नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको नॉमिनेट करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितने मेंबर चुने जाएंगे, कितने इलेक्टेड होंगे, दोनों बातें क्लियर हुई। जो 12 नॉमिनेट जो होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा वो कौन सी फील्ड के होंगे, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल साइंस। जैसे आपने सुना होगा रेखा, सचिन तेंदुलकर, तो ये सोशल साइंस के ही लोग हैं, सोशल सामाजिक क्षेत्र से संबंधित ये लोग हैं। क्लियर बात। हिंदी में भी यहाँ पे देखिए, अधिकतम संख्या 250, कितने इलेक्टेड हो सकते हैं, निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं 238, और 12 क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा इज द परमानेंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। कैसी बॉडी है राज्यसभा, एक परमानेंट बॉडी है और राज्यसभा का डिसॉल्यूशन नहीं होगा, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। However, 1/3 of the Rajya Sabha member retire every second year and are replaced by the newly elected member. राज्यसभा के ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस क्यों है, क्यों कहते हैं राज्यसभा को परमानेंट हाउस, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर। जब 1/3 रिटायर हो गए तो बचे कितने, बचे 2/3। ठीक है, तो 2/3 रह गए पुराने और 1/3 जो गए उनकी जगह न्यू मेंबर आ गए। तो इस तरह से क्या हुआ, राज्यसभा क्या हुआ, परमानेंट हाउस हुआ। क्लियर बात। राज्यसभा परमानेंट क्यों है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसलिए वो स्थायी है। नेक्स्ट बात करें, ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन राज्यसभा मेंबर का टर्म कितना है, 6 ईयर। कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, वो 6 सालों के लिए। बच्चों, स्टूडेंट्स, राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 ईयर है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है, राज्यसभा के मेंबर रिप्लेस होते रहते हैं, तो उनके मेंबर का टेन्योर है 6 ईयर, ना कि राज्यसभा का।
नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी है? तो राज्यसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज है बच्चों 30 साल। अच्छा ध्यान दो, ये मिनिमम है, क्या है ये? मिनिमम है। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम है ये राज्यसभा मेंबर बनने की एज, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब बात करें लोकसभा की। लोकसभा और द लोअर हाउस of parliament is composed of representatives of the people that are chosen after the direct election on the basis of universal adult suffrage, यानी वयस्क यानी जो 18 प्लस के हैं, जो 18 प्लस के हैं, जो 18 प्लस की एज के 18 प्लस ईयर एज वाले जो लोग हैं वो सभी लोग वोटिंग करते हैं किसमें? लोकसभा के चुनाव के अंदर, लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा या संसद का निचला सदन लोगों के प्रतिनिधियों से बना है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास और 9th क्लास के बच्चे जो भी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस साल भी इससे क्वेश्चन आएगा। तो भाई इसको जो है बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरे फोकस के साथ इसे आपको करना चाहिए। क्या कहते हैं? सबसे पहली बात देखिए, लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। और स्टेट से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 530। यूनियन टेरिटरी से कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, 2 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे और ये कौन सी कम्युनिटीज़ के होंगे? एंग्लो इंडियन के होंगे। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन को रखूं तो बात एक समझ में आती है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन जो होते हैं, और राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर हो गए आपके 14। कितने हो गए? 14 मेंबर हो गए। अब वो 14 मेंबर जो हैं, उन 14 मेंबर में राज्यसभा में तो प्रेसिडेंट आज भी नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर को, जो कैसे होते हैं? आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल साइंस के। लेकिन जो लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 मेंबर नॉमिनेट करते थे हु आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उस प्रोविजन में कुछ चेंजेस आया। ये है लेटेस्ट अपडेट। 104 का एक अमेंडमेंट हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था, उस प्रोविजन को लोकसभा और राज्य विधानसभा से हटा दिया गया। यानी अब एंग्लो इंडियन मेंबर जो थे, जो लोकसभा में नॉमिनेट होते थे, एंग्लो इंडियन मेंबर जो नॉमिनेट होते थे लोकसभा में और लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव में, उनको अब हटा दिया गया है, वो प्रोविजन खत्म कर दिया। और ये कौन सा अमेंडमेंट है? 104 अमेंडमेंट 2019 और 20 में हुआ। क्लियर? तो अब पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट में अगर मैं बात करूं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर, तो जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है? स्टूडेंट्स बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है? भाई पहले करता था 12 राज्यसभा में और 2 नॉमिनेट करता था लोकसभा में। अब लोकसभा वाला प्रोविजन तो खत्म हो गया ना, प्रोविजन। तो किस में नॉमिनेट करेगा? सिर्फ राज्यसभा में। और राज्यसभा में कितने नॉमिनेट करता है? सिर्फ कितने? 12। तो 12 मेंबर ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा अब राज्यसभा में। लोकसभा में प्रोविजन 2020 के अंदर फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है।
नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में। तो वर्तमान में मेंबर हैं 543। ये 543 भी कैसे हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए आप। 543 कैसे हैं, अगर इन 543 की हम बात करें तो 543 देखिए बच्चों कैसे आ रहे हैं भाई। 530 तो आ रहे हैं मेंबर स्टेट से, यानी राज्यों से, राज्यों के जो चुनाव होते हैं लोकसभा में, राज्यों से चुन के आते हैं 530 मेंबर, ठीक है। और 13 मेंबर आ रहे हैं किससे, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और दो जो मेंबर नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन वाले, प्रेसिडेंट जिन्हें लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, वो तो प्रोविजन खत्म हो गया। तो अब कितने मेंबर हैं, 543। कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट, 543। यानी यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर हैं, यूनियन टेरिटरी से मेंबर हैं 13, और स्टेट से कितने मेंबर हैं, तो स्टेट से मेंबर हैं आपके 530। क्लियर है बात, ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का टेन्योर, कार्यकाल उनका जो होता है वो कितना होता है बच्चों, उनका जो टर्म होता है 5 ईयर। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या जवाब होगा आपका 25 ईयर, क्योंकि जो ये लोकसभा के मेंबर हैं इनका टेन्योर कितना होता है 5 ईयर, और इनके बनने की मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर इनकी एज है। नेक्स्ट बात करें तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है और पुराना वाला। तो देखिए सबसे पहले द पार्लियामेंट हाउस आल्सो नोन है संसद भवन, बिल्कुल सही बात। और ये है कहाँ पर, ये है न्यू दिल्ली में। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन, कि वेयर इज द पार्लियामेंट हाउस। सो कभी आपको ना पता हो या स्टूडेंट्स किसी को ना पता हो तो आप उसको आप समझ सकते हैं कि ये न्यू दिल्ली में, यानी एक बेसिक जानकारी भी उसे इंडिया की पार्लियामेंट हाउस के बारे में नहीं है। तो कहाँ पर है, ये आपको मैंने बताया न्यू दिल्ली में है। डिज़ाइन किसने करा, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने करा। जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टुक 6 ईयर, 6 साल लगे इसको बनने में। जब ये शुरू हुआ, जैसे आप पढ़ते हैं ना क्वेश्चन हिस्ट्री में कि ताजमहल बनने में टोटल कितना टाइम लगा, तो लगभग 22 ईयर्स करीब टाइम लगा। उसी तरह से जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है उसको एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया। बेसिकली ये दोनों ही दिल्ली के आर्किटेक्चर थे, दिल्ली के वास्तुकार दोनों यही थे, और इन्होंने ही संसद भवन और प्रेसिडेंट हाउस का डिज़ाइन भी तैयार किया था। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जहां हमारा संसद भवन आज बना हुआ है, हमारा जो पार्लियामेंट हाउस जहां बना हुआ है, वहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले रायसीना की पहाड़ियां थी। रायसीना की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान से गुजरात तक फैली हुई हैं अरावली हिल्स। अरावली हिल्स का ही पार्ट था क्या, रायसीना, जहां पर प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस जहां पर बना है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा कि जहां संसद भवन या राष्ट्रपति भवन जहां बने हैं वहां पर पहले कौन सी पहाड़ियां होती थी, तो अरावली पहाड़ियां या रायसीना की पहाड़ियां होती थी। जो इलेक्शंस हुए थे जिस समय रामनाथ कोविंद जी के, उस समय न्यूज़पेपर में एक हेडलाइंस भी आई थी कि हु विल बिकम द प्रिंस ऑफ रायसीना हिल्स, यानी रायसीना पहाड़ियों का राजकुमार या राजा कौन बनेगा। तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट के बारे में ही बताई जा रही थी। कॉस्ट की बात करें तो जब पार्लियामेंट हमारी बनी थी उस समय इसकी कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 8.3 मिलियन, लगभग 8.3 मिलियन थी उसकी लागत। अब हम आज की बात कर लें, जो मेन हमें आज देखना है, जो आज की पार्लियामेंट है। तो बच्चों जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी, क्योंकि पहले जो था एक तो हमारे एमपी की संख्या भी कम थी। अब एमपी की संख्या अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या, तो 2026 के बाद वो बढ़ेगी, क्योंकि 2026 तक तो कोई चेंज है नहीं, उसके बाद चेंज होगा। यानी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, और 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो 2029 तक काउंट होगा, क्योंकि जब सरकार बन जाएगी तो 5 साल की बनेगी।
तो उसके बाद जो चेंजेस आएगा तो एमपी बढ़ेंगे, एमपी की संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए एक बड़ी पार्लियामेंट की नीड थी, ज़रूरत थी, जिस बात को लेकर इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्पीकर, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है मीरा कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी। तो उस कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि भाई नया पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो ये जो नया पार्लियामेंट हाउस है एज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है टाटा का। किसका प्रोजेक्ट है बच्चों? ये टाटा का ये प्रोजेक्ट है। और टाटा के इस प्रोजेक्ट के द्वारा ही इंडिया में जो पार्लियामेंट हाउस है उसकी जगह पर एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। अब उसकी अगर हम बात करें जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, तो देखिए ये एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस था उसके तो डिजाइनर मैंने आपको बताए हैं, उसके डिजाइनर कौन थे? एडवर्ड लुटियन। और ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है बेसिकली इसे अहमदाबाद की कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन उसमें भी जो चीफ आर्किटेक्ट है यानी मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है? बिमल पटेल। तो इसको आप याद रखेंगे, बिमल पटेल कौन है? जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है उसके आर्किटेक्चर, उसके मेन डिजाइनर, मेन वास्तुकार रहे हैं। और इसके अगर हम उद्घाटन की बात करें, जो इसको इनोग्रेट किया गया, तो इनोग्रेशन इसका भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कब करा था? 28 मई में। नरेंद्र मोदी जी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपसे पूछ सकता है कि किसने उसको इनोग्रेट करा, किसने उसका उद्घाटन करा। ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था, काफ़ी लोगों ने इसको एक विवाद का विषय, एक डिबेट का पॉइंट बना दिया कि भाई प्रेसिडेंट जी के द्वारा क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, इसे क्यों इनोग्रेट नहीं किया गया। बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको इनोग्रेट करा, इसका उद्घाटन किया था। और इसकी कॉस्ट जो है 862 करोड़ यानी 862 करोड़ इसकी कॉस्ट है। यानी जो पहले हमारा बना था उससे बहुत ज़्यादा। देखिए महंगाई भी तो बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें प्राइस तो लगेंगे। और ये पहले वाली पार्लियामेंट जो थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक इमेज के द्वारा आप दोनों को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया है। ये हमारी जो करंट की पार्लियामेंट है ये है, और ये जो न्यू पार्लियामेंट हमारी बनी है ये वो है। भाई जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी ये अंग्रेजों के समय बनी थी। बिल्डिंग तो आज भी बढ़िया है, और इसके भी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप अगर जाएं तो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का एक टेम्पल है। बेसिकली 64 योगिनियों के अलग अलग कमरे बने हुए हैं जिसमें वो योग साधना करती थी, और उसी तरह का डिज़ाइन ये भारत की संसद का बना हुआ है। और अगर हम न्यू पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो आप देखिए किसी शानदार बिल्डिंग की तरह लग रहा है, और उभरते हुए भारत या शाइनिंग इंडिया का पार्लियामेंट हाउस कुछ इस तरह का ही होना चाहिए। कंपैरेटिवली दोनों की स्टडी देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें एरिया, तो एरिया जो है 64,500 स्क्वायर मीटर का था। और अगर हम इसकी बात करें जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है इसका 24,281 स्क्वायर किलोमीटर। ये ट्रायंगुलर शेप में है जो नया वाला बना है, और ये कैसा था? ये सर्कुलर शेप में था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो अगर हम बात करें जॉइंट सीटिंग जो है लोकसभा चैम्बर में, और उसमें कहाँ होती है? जो अभी है सेंट्रल हॉल के अंदर होती है। ठीक है, बिल्डिंग एरिया भी आपको पता है। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, आर्किटेक्ट जो है इसके बिमल पटेल, इन दोनों को आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखिए तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फॉर सिस्मिक जोन 5 अब जो बना है, और जो पहले था वो सिस्मिक जोन 2 में था। यानी अगर जोन 2 का अर्थक्वेक आ रहा है, जोन 2 लेवल का, तो वो उसको बियर कर सकता था, उसको झेल सकता था। लेकिन अब जो बना है ये 5 जोन तक का जो अर्थक्वेक है अगर आ रहा है तो उसको भी ये हैंडल कर सकता है, उसको भी ये झेल सकता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में दोनों की दोनों पार्लियामेंट का जो मेन फीचर थे उसे कंपेयर करा और लोकसभा राज्यसभा पर डिस्कस करा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे और तब बाकी चीज़ें आपको कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।